नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र को। तो कल की क्लास में हमने देखा था प्रायद्वीपीय भारत जो है वो निम्न 5 भागों में बटा हुआ था, जिसमें केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार और दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। इसमें दक्कन का पठार और पर्वतीय क्षेत्र जो है, दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र को बचाना शेष रह गया था। और जो है बाकी हमने केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार और उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र को हमने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग दक्कन के पठार और दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं दक्कन के पठार क्षेत्र से। तो दक्कन का पठार क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी आकृति कैसी। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। जैसे भारत का ये मानचित्र देखेंगे तो दक्कन का पठार कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। तो इसकी जो आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार की आकृति में फैला हुआ है। तो दक्कन के पठार में 3 क्षेत्र आते हैं। इसमें एक दक्कन ट्रैप एरिया है, दूसरा कर्नाटक का पठार है, तीसरा आंध्रा का पठार है। तो सबसे पहले हम लोग दक्कन ट्रैप के बारे में देखेंगे। तो ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है और ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। यानी इसकी संरचना कैसी है, बेसाल्ट से निर्मित है। इसका विस्तार देखते हैं, 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक फैला हुआ है। यानी भारत के अगर मैप देखेंगे तो ये 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से स्टार्ट होकर उत्तर पूर्व में कहाँ तक, नागपुर तक ये विस्तृत है। इसके महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देखें तो इसमें कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। इसमें सातमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र और महादेव पहाड़ियाँ या पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। तो हम लोग अजंता को देखते हैं। तो अजंता में क्या देखते हैं कि ये ताप्ती नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। अभी इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, सतपुड़ा के नीचे क्या होती है, ताप्ती नदी बैतूल के पहाड़ से बैतूल के पठार से निकलती है। उसके दक्षिण में क्या है, अजंता की पर्वत श्रेणियां हैं या पर्वत क्षेत्र है। तो और इस पर क्या गुप्तकालीन भित्ति चित्र आप देखते हैं। आप अजंता और एलोरा के बारे में पढ़ते हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं वो अजंता पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। दूसरा आगे हम देखते हैं बालाघाट पर्वत क्षेत्र को। तो बालाघाट है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ पर मैग्नीज, पायराइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर के विशाल भंडार मौजूद हैं। आगे देखते हैं हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला या पर्वत क्षेत्र को। उसमें कलसूबाई इसकी सबसे ऊंची चोटी है, या फिर कह सकते हो इसको उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, कलसूबाई। उत्तरी सह्याद्री क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है, जो हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला है या पर्वत क्षेत्र है, ये कृष्णा और गोदावरी के मध्य क्या करता है, जल विभाजक का भी कार्य करता है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं महादेव पर्वतीय क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर क्या है, महाबलेश्वर स्थित है। जो महाबलेश्वर है 5 नदियों का उद्गम क्षेत्र है, जिसमें से कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना नदियां निकलती हैं। आप इसे साथ साथ मैप पे भी देखते रहिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसके बाद हम लोग देखते हैं त्रंबक के पठार को। त्रंबक पठार कहाँ पर स्थित है, वो नासिक में स्थित है। यहाँ क्या है, गोदावरी नदी का उद्गम है। तो हरिश्चंद्र के उत्तरी क्षेत्र में हम लोग क्या देखेंगे, क्या है, त्रंबक का पठार स्थित है। हरिश्चंद्र के उत्तरी क्षेत्र में त्रंबक का पठार स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और जो हरिश्चंद्र क्या है, वो गोदावरी और कृष्णा के मध्य जो है जल विभाजक का काम करता है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं जो दक्कन के पठार में, यानी कि इसके जो है दक्कन ट्राइब के क्षेत्र में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, वहाँ पर एक थाल घाट दर्रा पड़ता है, दूसरा भूर घाट दर्रा पड़ता है। दर्रा मतलब होता है दरार। दरार क्या है कि जैसे दो पर्वतीय क्षेत्र, एक पर्वतीय क्षेत्र होता है, उसके बीच में क्या होता है, नदियां प्रवाहित होती हैं। तो जिस क्षेत्र से नदियां प्रवाहित होती हैं, तो वो अगर नदियां सूख गई होती हैं तो एक दरार के रूप में वो जगह जो है
एक खाली जगह प्राप्त होती है, जहाँ सर क्या होता है वर्तमान में, मतलब जो है इसे जो है स्थल मार्ग के रूप में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सड़कें, रेल लाइन इत्यादि जो है बिछाई जाती हैं। तो थाल घाट क्या है, मुंबई से नासिक के बीच में एक दर्रा है। यहाँ से क्या होता है, मुंबई नागपुर कोलकाता रेल सड़क मार्ग जो है यहीं से गया हुआ है। दूसरा भोरघाट दर्रा है, मुंबई से पुणे या फिर बेलगाम तक के लिए जो है रेल और रोड कहाँ तक गया हुआ है, भोरघाट दर्रे से गया हुआ है। तो थालघाट और भोरघाट दर्रा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से, इन्हें आप जरूर देखिए। तो थालघाट दर्रा मुंबई से नासिक के बीच में और भोरघाट मुंबई से पुणे के बीच में जो है फैला हुआ है। दूसरा हमने देखा था कर्नाटक का पठार। पहले एक बार इसका आप क्विक रिवीजन कर लीजिए। तो आगे हम लोग देखते हैं कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक का पठार जो है इसके दो पार्ट हैं। तो एक पार्ट है मलनाड और दूसरा क्या है, मैदान। तो बात होती है मलनाड क्या होता है। मलनाड क्या होता है, जैसे आप ये देखिए, इस चीज को आप देखने का देखिए, तो क्या है, ये पश्चिमी घाट क्षेत्र है। इसके क्षेत्र में आप देख रहे हैं उबड़ खाबड़ जो पर्वतीय पठारी क्षेत्र से निर्मित संरचना है, यही मलनाड होती है। अगर इससे जो है इसके आगे जब हम लोग पूर्वी साइड में पढ़ते हैं तो क्या होता है, वहां पर मैदान पड़ता है। तो मैदान क्या होता है, मलनाड की तुलना में होता है कम ऊंचा होता है, लेकिन यह पठारी क्षेत्र है। तो कर्नाटक के पठार में क्या देखते हैं, कर्नाटक के पठार में मलनाड और मैदान देखते हैं। तो मलनाड में क्या स्थित है, बाबा बूदन पर्वत स्थित है। बाबा बूदन पर्वत के बारे में जानते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख है, जो कि 1892 मीटर की है। यहाँ पर भारी मात्रा में लव अयस्क पाया जाता है। तो दूसरा पार्ट क्या है, मैदान क्षेत्र है। तो मैदान के दो भाग हैं, एक इसमें बेंगलोर का पठार है, दूसरा मैसूर का पठार है। तो बेंगलोर का पठार क्या है, मैसूर की तुलना में ऊंचा है, लेकिन मलनाड की तुलना में कम ऊंचा है। मैसूर के पठार की बात करी जाए तो यहाँ सर कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ से है, वो मैसूर के पठार से है। हम लोग नदियों के क्लास में सारी नदियों के बारे में क्रमवार रूप से पढ़ेंगे। तो अभी आप बस यहाँ जान लीजिए कि मैसूर के पठार से कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है, यहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं, कृष्णा, कावेरी, भीमा, तुंगभद्रा, सारामती। भीमा और तुंगभद्रा दोनों जो है कृष्णा की ही सहायक हैं। तो ये सभी नदियाँ कहाँ हैं, कर्नाटक प्लेटू का ही पार्ट है। तो आप देखते हैं सारावती नदी है, उस पर जोग जलप्रपात, गारसोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। आगे देखते हैं वराही नदी, यहाँ पर कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दक्कन के पठार का एक अन्य भाग था आंध्रा का पठार। तो आंध्रा के पठार में दो भाग आते हैं, इसमें तेलंगाना का पठार आता है, दूसरा रायलसीमा का पठार आता है। तो तेलंगाना और रायलसीमा के पठार के बीच में क्या है, कृष्णा नदी बेसिन स्थित है। तो तेलंगाना के पठार को जो है रायलसीमा के पठार से कौन अलग करता है, कृष्णा नदी बेसिन अलग करती है। तो कृष्णा नदी के बेसिन के उत्तर में क्या स्थित है, तेलंगाना का पठार है, और दक्षिण में रायलसीमा का पठार स्थित है। तो तेलंगाना का पठार किससे अपवाहित क्षेत्र है, गोदावरी नदी से अपवाहित क्षेत्र है। तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में क्या होती है, एक झील पड़ती है जिसे कोल्लूरू झील कहते हैं। तो कोल्लूरू झील क्या है, एशिया का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र है और यह मीठे पानी की झील भी है। तो एशिया का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र कौन सा है, कोल्लूरू झील है, और यह मीठे पानी की झील भी है। उत्तरी भाग इसका पठारी है। तेलंगाना के पठार की बात करी जाए, जैसे तेलंगाना के पठार को दो भागों में आप बांट लें, तो इसका जो उत्तरी भाग होगा वो पठारी है, जो इसका दक्षिणी यानी ये वाला भाग होगा वो क्या होगा, उपजाऊ मैदान का हिस्सा है, क्योंकि ये कृष्णा नदी से अपवाहित क्षेत्र है। दूसरा हमने देखा रायलसीमा का पठार। रायलसीमा का पठार देखा जाए, यहाँ पर चार पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिसमें नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा और येरा मल्ला जो है ये पहाड़ियाँ विस्तृत हैं। यह पूर्णतः आंध्र प्रदेश क्षेत्र में आप देखेंगे। ये देखिए, जैसे एक लाइन डायग्राम में देख लिए, ये तेलंगाना का पठार है और ये क्या, कृष्णा नदी बह रही है, और कृष्णा और जो है
कृष्णा नदी और तेलंगाना के पठार के पास देखिए यहाँ पर गोदावरी नदी जो बह रही है, ये जैसे गोदावरी नदी बह रही है, इसमें क्या है, बीच में इसके कोल्लेरू झील है और यहाँ पर रायलसीमा का पठार है। आगे देखेंगे दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है, नीलगिरी आप देखेंगे, अन्नामलाई देखेंगे, कार्डमम या इलायची पहाड़ी देखेंगे, साथ साथ तमिलनाडु में स्थित पलानी पहाड़ी भी देखेंगे। तो नीलगिरी पर्वत की बात करी जाए तो इसके बारे में कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे नीलगिरी जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। जैसे ये भारत का मैप हुआ, तो जैसे ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, इसका जंक्शन कहाँ पर है, उसका जंक्शन नीलगिरी पर्वत है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी पर्वत पर क्या होता है, तो नीलगिरी पर्वत पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिल जाते हैं। तो बात करी जाए इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा, जो कि 2336 मीटर ऊंची है। यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें एक अन्य चोटी माकुर्ती चोटी आती है, जिस पर क्या है, उडग मंगलम या फिर ऊटी स्थित है, या क्या है, एक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर क्या होता है, केरल में एक साइलेंट वैली स्थित है। तो यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता प्राप्त होती है, यानी जीवों की विविधता यहाँ पर सर्वाधिक है। इसके दक्षिण में क्या होता है, अनामलाई है। तो अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुड़ी है, जो कि 2695 मीटर है। या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हो, या फिर प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुड़ी है। या दक्षिण भारत पूछा जाए, प्रायद्वीप भारत पूछा जाए, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुड़ी है। ये कहाँ पर विस्तृत है, केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में विस्तृत है। इसके दक्षिण में देखते हैं, या फिर कह सकते हैं भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पहाड़ी कौन सी है, उसमें कार्डमम पहाड़ी है। कार्डमम या इलायची, क्योंकि यहाँ पर इलायची या फिर कार्डमम का भारी मात्रा में उत्पादन होता है, यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र है इसका, इसलिए कार्डमम इलायची पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। यह प्रायद्वीप भारत का क्या है, दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। इसकी दो चोटियां हैं, देवर मलाई जिसकी ऊंचाई 1922 मीटर है, और दूसरी अगस्त मलाई जिसकी ऊंचाई 1866 मीटर है। तब इसके बीच में हम दर्रे को देख लेते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो है एक दर्रा स्थित है, जिसे पालघाट दर्रा कहते हैं। तो पालघाट दर्रा से क्या होता है, कोच्चि से कोयम्बटूर के लिए ये एक तरीके से इससे रास्ता गुजरता है। रेल रोड श्रृंखला कहाँ से गुजरती है, रेल रोड जो है ये जो है पालघाट दर्रे से कोच्चि और कोयम्बटूर से जोड़ती है, या फिर पलक्कड़ से कोयम्बटूर को जोड़ती है। अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में सेनकोट्टा दर्रा पड़ता है। ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, जिसे यह मदुरै से जोड़ता है। मदुरै कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। तो इसको हम चलिए जो है इसको हम लोग देख लेते हैं मैप की सहायता से। ये देख रहे हैं क्या है, ये जो है अजंता पहाड़ी है। यहाँ पर ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला ये देख पा रहे हैं, ये बालाघाट है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था आगे, 5 पहाड़ियाँ देखी थी, सातमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र और महादेव। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर ये सातमाला पर्वत श्रृंखला है, ये अजंता है, ये बालाघाट है, और ये हरिश्चंद्र है, और यहाँ पर क्या है, निर्मल पहाड़ियाँ हैं। ये क्षेत्र हमने देखा था, दंडकारण्य का क्षेत्र देखा था। इसके उत्तर में क्या था, नयागढ़ पहाड़ियाँ हैं। इसके पूर्वी घाट में सबसे ऊंची पहाड़ी जो आप देखिए 1501 मीटर की जो है, महेंद्रगिरी हिल्स है। और अभी हम लोग देखे थे रायलसीमा के क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ी देखे थे, बेलाकोंडा रेंज, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, और जो है येरा मल्ला। तो हमने 5 पहाड़ियाँ, 4 पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर देखे थे, वेलीकोंडा, नल्ला मल्ला, पालकोंडा और येरा मल्ला जो है हमने देखी थी। और उसके अलावा जो हमने यहाँ पर क्या देखा था, कर्नाटक के पठार में बाबा बुदन हिल्स, जो कि मलनाड का पार्ट था, इसकी ऊंची चोटी कौन सी थी, कुद्रामुख देखी थी। और उसके दक्षिण में हमने देखा था, दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र में हमने क्या देखा था, नीलगिरी की पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी हमने डोडा बेट्टा के रूप में देखा।
इसके दक्षिण में क्या स्थित है? इसके दक्षिण में है अन्नामलाई, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है 2695 मीटर। यह जो है प्रायद्वीप भारत कहें या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और हमने एक और चीज देखा था, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ आकर मिल रहे थे? वो नीलगिरी में आके मिल रहे थे। यहाँ पर हमने देखा था कार्डमम हिल क्षेत्र, इसकी दो पर्वत चोटियां थी, एक थी अगस्त मलाई और दूसरी थी देवर मलाई। और यहाँ पर जो हमने दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र में देखा था, ये वाली जो पहाड़ी है जो आप देख रहे हैं अन्ना मलाई हिल्स के, जो आप पश्चिम पूर्व में देख रहे हैं, ये पलानी हिल्स है। तमिलनाडु में हमने क्या देखा? तमिलनाडु में हम देखते हैं जावड़ी, सिवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई जैसी पहाड़ियां हैं, जिसमें देखिए जावड़ी पहाड़ी हो गई, सिरुमलाई, सिवराय हो गई, पंचमलाई हो गई और जो है सिरुमलाई, ये है चोटियां जो है तमिलनाडु पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में पाई जाती है। तमिलनाडु क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाएं। तो अब देख लेते हैं पश्चिमी घाट और सह्याद्री के बारे में। तो देखिए ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक जो विस्तृत आप देख पा रहे हैं, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट जो है देखिए 3 तटों में बटा हुआ है। तो ये जैसे कोंकण तट हो गया, तो कोंकण तट क्या देखते हैं, ताप्ती से लेकर गोवा तक के बीच में, यानी मांडवी नदी जो गोवा में बहती है वहाँ के बीच का क्षेत्र है कोंकण तट। और मांडवी नदी से अगर दक्षिण में हम नीलगिरी तक जाएंगे तो उसके बीच को क्षेत्र को क्या कह देते हैं, कन्नड़ तट। और उसके दक्षिण का क्षेत्र कहता है मालाबार तट कहलाता है। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ से देखिए ताप्ती नदी से यहाँ तक चले आएंगे तो ये 15 डिग्री नॉर्थ तक, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी सह्याद्री कहेंगे। जिसमें आपने देखा था हरिश्चंद्र श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? कलसुबाई हमने देखा था। 15 डिग्री से लेकर 11 डिग्री के बीच में क्या है, मध्य सह्याद्री है। इसकी सबसे ऊंची चोटी हमने देखी थी, कुद्रेमुख देखी थी, जो कि कर्नाटक के पठार में स्थित है। दक्षिणी सह्याद्री की बात करी जाए तो दक्षिणी सह्याद्री क्या है, 11 डिग्री नॉर्थ से लेकर जो है कन्याकुमारी तक जो है विस्तृत है। ये दक्षिणी सह्याद्री है। आगे हम चले आते हैं पूर्वी घाट में। तो जैसे ये भारत है, तो ये भारत का पश्चिमी घाट था। अब ये यहाँ से फैला हुआ पूर्वी घाट है। ठीक है। तो हमने देखा था कि छोटा नागपुर में पठार में, रांची के पठार क्षेत्र से हमने देखा था स्वर्ण नदी जो है, स्वर्णरेखा नदी अपवहित होती है। तो स्वर्णरेखा नदी से लेकर महानदी, जो कि देखा था अमरकंटक के पहाड़ से निकली हुई थी। तो जो महानदी है और स्वर्णरेखा नदी के बीच में कौन सा तट पड़ता है? उत्कल तट पड़ता है। तो उत्कल तट कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। और महानदी से लेकर कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। और जो है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। तो अब इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो आंध्र प्रदेश में हमने देखा था रॉयल सीमा के क्षेत्र में, जो हम पहले देख चुके हैं, नल्ला मल्ला, वेलीकोंडा, पालकोंडा और नागरी पहाड़ियाँ क्षेत्र हैं। तो नागरी पहाड़ी जो अभी हमने देखी थी, ये वाली जो पहाड़ी हमने छोड़ दी थी अभी, तो ये नागरी पहाड़ी कहाँ पर पड़ेगी? ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और ये कहाँ से, जो 2 क्षेत्र हैं, यानी कि जावड़ी पहाड़ियाँ और नागरी पहाड़ियों के बीच में कौन सी नदी निकलती है? पलार नदी निकलती है। तो एक बार फिर से हम देखेंगे इसको अच्छे से। तो ये जावड़ी पहाड़ी है और ये नागरी पहाड़ी है। इसके बीच से क्या निकल रही है? पलार नदी निकल रही है। तो मैप में आप अच्छे से देख लीजिए। उसके आगे देखते हैं सेवराय पहाड़ी और पंचमलाई और सिवरूमलाई। ये कहाँ पर थी? तमिलनाडु में। पंचमलाई हिल और सिरुमालाई हिल्स के बीच में क्या निकलती है? वो देखते हैं, कावेरी नदी प्रवाहित होती है। तो ये आज की क्लास जो है हमने उसमें दक्कन का पठार और जो है दक्षिण की जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र उनको हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत संपूर्ण रूप से समाप्त हुआ। आप इस क्लास को ध्यान से देखिए और साथ साथ जिन प्लेसेस के बारे में हमने बात की उसको आप मैप पे भी खोजने का प्रयास करिए। आप इसके लिए जो है ओरिएंट ब्लैक सॉन या फिर ऑक्सफोर्ड का
स्कूल एटलस ले सकते हैं, तो जिससे आपको आसानी से ये क्षेत्र मिल जाएंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी क्षेत्र के बारे में नहीं समझ पाए हो या फिर और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपको उस क्षेत्र के बारे में अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन से, जिसमें हम किसी अन्य चीज़ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो उसमें हम लोग आगे की क्लासों में जो भारत के द्वीप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके आगे हम लोग जो भारत की नदी क्षेत्र हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, उनको बहुत ही आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पढ़ने में वाकई मज़ा आएगी। तो आज के लिए धन्यवाद।